नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत कानून व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों के साथ। जी हां, बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वारदातों पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो यह पता चलता है कि अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। कारोबारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के डीजीपी को ऐसा नहीं लगता है। उनके मुताबिक पुलिस का काम वारदात के बाद का है, पहले का नहीं। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीर। ये तस्वीर बेगूसराय की है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बांस, बल्ली, बेल्ट और रॉड के साथ बदमाश दुकान में घुसते हैं और दुकानदार पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कोई बेल्ट से मार रहा है तो कोई रॉड से। इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, बदमाश ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, दुकान को भी तहस नहस कर देते हैं। बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार की माने तो 2-3 महीने पहले इनमें से एक ने इस दुकान से मोबाइल रिचार्ज कराया था, जिसे लेकर कुछ विवाद हुआ था। मारपीट की असली वजह यही बताई जा रही है। मतलब हम दुकान बैठ के चाय पी रहे थे तो उधर से एक आध आया, मेरे दुकान से मतलब शीशा फोड़ दिया, हमको मारने लगा, गला से पैसा निकाल लिया। एक आध 100 लोग था, मेरे कैमरा में सब कैद है। पहले मेरे स्टाफ से आया तो 2-3 मिनट पहले रिचार्ज कराया, बोला रिचार्ज करा पैसा नहीं देंगे। उसमें मेरा स्टाफ बगजक हुआ, फिर चल गया। फिर दोबारा आया तो फिर मतलब बगजक किया, फिर चल गया। तो फिर 100 के साथ आया तो बस मेरे दुकान में घुस के तोड़ फोड़ सकते। भोजपुर में भी मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने एक मिठाई दुकानदार और उसके कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने डबल मर्डर की इस वारदात को शाहपुर हाई स्कूल के पास अंजाम दिया था। आरा हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो या फिर जमुई, तकरीबन सभी जगहों पर एक सा आलम है। अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। जाहिर तौर पर यह पुलिस की नाकामी है, लेकिन सूबे के डीजीपी ऐसा नहीं मानते। उनकी दलील है कि अपराध तो चूहे बिल्ली का खेल है। जरा सुनिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान। देखिए, ये हमेशा ये चूहे बिल्ली की खेल की तरह है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अपराध होंगे तो हम उस अपराध का उद्भेदन करेंगे, और बड़ा से बड़ा भी अपराधी हो तो उसकी गर्दन तक हाथ रखने में पुलिस को संकोच नहीं। मतलब अपराध होगा, अपराधी वारदात को अंजाम देंगे, उसे रोकना पुलिस का काम नहीं बल्कि उसका पर्दाफाश करना और वारदात के बाद अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचना ही पुलिस की जिम्मेदारी है। डीजीपी की ऐसी सोच है तो फिर कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों की बहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचमुच बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि आप जो दावे कर रहे हैं डीजीपी साहब, उन दावों के इतर ही आंकड़े हैं और घटनाओं के बाद लोगों की चिंता। पिछले कुछ दिनों की अगर वारदातों पर अगर नजर डालेंगे तो यकीनन ऐसा लगता है कि अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। 11 सितंबर को पटना में कपड़ा कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। 25 नवंबर की तारीख अगर आपको याद होगी तो हाजीपुर में 55 किलो सोना लूटकांड की घटना, जिसने कई सवालों को जन्म दिया। 26 नवंबर को दवा व्यवसायी पर हमला किया जाता है। 16 दिसंबर को मधुबनी में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या की घटना को अपराधी अंजाम देकर दिन दहाड़े यहां से फरार हो जाते हैं। वहीं 17 दिसंबर को आरा में 2 कारोबारियों की हत्या कर दी जाती है। और ये तमाम आंकड़े जो हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि देखिए क्या हालात हैं, और इन हालातों के बाद जब सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कोरे आश्वासन है, लेकिन लगाम लगती हुई नजर नहीं आती है। सहरसा से बड़ी खबर, जहां पर बड़ा नाव हादसा पेश आया है। कोसी नदी में एक ओवरलोडेड नाव पलट गई, जिसमें 8 लोगों के डूबने की आशंका है। अभी तक 3 लोगों के शव को बरामद किया गया है, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि सहरसा के झरबा से नौहट्टा की ओर जा रही नाव पर तकरीबन 20 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। कोसी नदी के बीच जाने के बाद नाव हवा के थपेड़े को सह नहीं पाई, झेल नहीं सकी और पलट जाती है। देखते ही देखते इसमें सवार लोग नदी में डूबने लगे। नदी में लापता लोगों की खोज अभी भी जारी है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, और लगातार होती घटनाओं के बाद ये जरूर दावे किए जाते हैं कि ओवरलोडेड नाव अगर कोई लेकर जा या आ रहा है तो उस पर सख्त नजर रखी जाएगी। लेकिन घटनाओं के बाद एक बार फिर से
ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ घटनाओं के वक्त ये गंभीरता और बयानों में नजर आती है, हकीकत में ये स्थिति नहीं दिखती है और लोगों की ये परेशानी है कि आखिर दूसरा विकल्प उनके पास क्या है। खबर कटिहार से, जहां के मरिहारी गंगा घाट पर नाविकों से रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है। गंगा नदी पर जबरन हो रही इस वसूली से परेशान नाविकों ने नाव परिचालन को ठप कर दिया है, साथ ही प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। आस्था के साथ साथ गंगा नदी सैकड़ों लोगों के रोजगार का साधन भी है। झारखंड के साहेबगंज से सैकड़ों नाविक रोजाना गिट्टी और बालू लेकर आते हैं, लेकिन नाविकों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उनसे रंगदारी वसूला जा रहा है। नाविकों ने पागल यादव और दाहू यादव पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाकर नाव परिचालन को ठप कर दिया है। नाव को रोक करके जब बाई जबरन एक तरह का जो है, अगर नहीं देने में जो माझी इधर उधर करता है उसको मार भी लगता है। लोग मार के भयभीत होकर के जो पास में रहता है 1000, 2000, 500 जो भी रहा सब ले लेता है। यही तो स्थिति है। साहेबगंज से नाव लोड होकर आने के क्रम में बीच में रोक कर नाव को 3 जगह लोड रंगदारी लिया जाता है। खाली मालवाहक से ही लिया जाता है क्या? जी, जो नाव लोड होता है उसी से लिया जाता है। क्या लोड करके लाते हैं? गिट्टी लोड करके लेकर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइंस के बावजूद कोर्ट रूम या यूं कहें कि कचहरियों में इस तरीके की सुरक्षा इंतजाम के ऊपर यह सवाल है कि किस तरीके से अपराधी हथियारों के साथ अंदर पहुंच जाते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद खानापूर्ति मात्र कार्रवाई के तौर पर की जाती है। पटना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है। पटना सिविल कोर्ट से 2 कैदी फरार हो गए हैं। देखिए, एक तरफ आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि कल क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम के अंदर, वहीं दूसरी तरफ अपराधी फरार हो जाते हैं। पंचवटी दुकान से सोना लूटकांड के ये आरोपी, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लापरवाही की वजह से ये फरार हो चुके हैं। मौके से जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। पंचवटी दुकान से 5 करोड़ का सोना लूटा गया था और इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये दावा किया जा रहा था कि देखिए, घटनाओं को भले हम नहीं रोक पाए, लेकिन इनमें शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन एक और लूपोल, एक और लापरवाही, जिसका खामियाजा यहां से अपराधी फरार हो चुके हैं। हथकड़ी काट कर किस तरीके से पुलिस को चकमा देते हुए सिविल कोर्ट से 2 कैदी फरार हो गए। एक बार फिर से सुरक्षा में चूक और उसका खामियाजा इस रूप में। सहयोगी, हमारे सहयोगी संजय ने मौके का जायजा लिया है। क्या कुछ देखा, जरा आप भी सुनिए। पटना सिविल कोर्ट के पास से एक बार फिर से 2 कुख्यात अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर इस वक्त हम खड़े हैं और ठीक इसके अंदर ये बड़ी घटना घटी है। कुख्यात रवि गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट और कदमकुआं का आशीष राय, ये दोनों कुख्यात अपराधी हैं जो आज पेशी के लिए आए थे यहाँ पर, और पेशी के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो उन्हें दोपहर का लंच करवाने के लिए, मीट भात खिलाने के लिए होटल में ले गए थे और इसी दौरान इन दोनों कुख्यात अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जो घटनास्थल है जहां से वो फरार हुए हैं, वहां पर पुलिस को खून के छींटे पड़े मिले हैं और कारतूस भी जब्त किया गया है। फिलहाल टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम यहां छानबीन कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल सिविल कोर्ट की सुरक्षा पर उठ खड़ा हुआ है। महज लगभग 2 महीने के भीतर 2 कुख्यात अपराधियों का फिर से भाग जाना इस बात को साबित करता है कि पटना पुलिस पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेती है। महज 2 महीने पहले फुलवारी जेल के 2 कुख्यात कैदी यहाँ से फरार हो गए थे और उस दौरान भी उन्होंने जो कांस्टेबल था जो उन्हें पेशी के लिए साथ मिलाया था उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की थी। फिलहाल हालांकि सिविल कोर्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और अब जो कैदी वैन है वो यहाँ से जा रहा है। यानी अब जिन 2 अपराधियों को इस कैदी वैन में जाना था वो नहीं जा रहे हैं, बाकी के कैदी जरूर जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, ये सिविल कोर्ट का डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर है और इससे जो सुरक्षा है उसकी जांच की जाती है। मैडम, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं, ये कैसे आप लोग जांच करते हैं? इधर से कोई जा नहीं रहा है, इसमें क्यों नहीं जा रहा है? इसके अंदर से क्यों नहीं जा रहा है कोई? सर, अभी शाम हो गई, इस वजह इधर से सब कोई जाते हैं। तो ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है? जी, करता है काम? जी। ये जो कैदी फरार हुए हैं, कैसे फरार हुए? इधर से नहीं। इधर से नहीं। तो ये जो पूर्वी छोर है पटना सिविल कोर्ट का, वहाँ से फरार हुए हैं। ये उस साइड से हुआ है, एकदम कोना से हुआ है। हाँ, माधुरी सिंह का कोर्ट यहाँ है, देखिए कहाँ पे, उस बिल्डिंग के पास। अब भागे वो किधर से? अब भागे से लोग कह रहे हैं कि वो पूर्वी छोर कोना से, गली टाइप का है। वहीं से वो? हाँ, वही से लोग कह रहे हैं। हम तो गेट छोड़ के गए नहीं हैं, लेकिन जो सुने हैं वो बोल रहे हैं। यहाँ पर जो अभी आपने यहाँ मेटल डिटेक्टर लगाया है,
जी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? इससे हम लोग भेजते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, सबको भेजते हैं। अभी तो लोग नहीं जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोग चेक कर रहे हैं सबको, सबको हाँ चेक कर रहे हैं, चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता 2 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना हो गई। 2 महीना पहले भी 2 कैदी भागे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 महीना पहले भी भागे थे। अब क्या कहा जाए सर, ये सिपाहियों की चूक है या क्या है, जो भी हो। आप लोगों के लेवल से कोई चूक नहीं हुई? नहीं, हम लोगों तो गेट पर सर एकदम 9 बजे से लेके एकदम यहाँ 4 बजे तक खड़े रहते हैं। ये पैर जब मतलब एकदम दर्द करने लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल बारी खान सर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हम सर पुरानी अब्दुल बारी खान है। अब जो भी गाड़ी आती है, गाड़ी को हम लोग सबको वापस करते हैं, फालतू गाड़ी नहीं आती। बहरहाल ये पुलिस अधिकारी हैं, इनका कहना है कि जो मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और कहीं ना कहीं चूक जो पेशी के लिए लाए गए कैदी होते हैं उनके साथ जो सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति होती है उनकी होती है। आज भी घटना घटी, जो कांस्टेबल आए थे इन दोनों कुख्यात अपराधियों के साथ, कैदियों के साथ, वो उसे मीट भात खिलाने यानी दोपहर का लंच करवाने लेकर चले गए और इसी का फायदा उठाया इन अपराधियों ने और पुलिस की पिटाई कर यहाँ से फरार हो गए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस घटना ने एक बार फिर से कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है कि आखिर किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम है, जिन इंतजामों को लेकर के ये अपराधी भी इतने निश्चिंत होते हैं कि आराम से उसे धत्ता बताते हुए फरार हो जाते हैं और उसके बाद रटा रटाया जवाब सामने आता है। 2 महीने के अंदर दूसरी वारदात। क्या हम पुरानी वारदातों से या घटनाओं से सबक लेने को तैयार नहीं है, या फिर जानबूझकर आपकी जो लेट लतीफी है या आपकी लापरवाही है, उस लापरवाही की वजह से अपराधी जो है बेधड़क खुलेआम इस तरीके से घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं और आपकी गिरफ्त में आने के बाद आसानी से निकल भी जा रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और अब बात आधार कार्ड की। जी हां, आपने अभी तक इंसानों का आधार कार्ड बनते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये पता है कि पशुओं का भी आधार कार्ड जो है वो बन रहा है? ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन हकीकत यही है। केंद्र सरकार की NAIP यानी कि नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के तहत गायों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से की गई है। पशुओं के आधार कार्ड के बारे में जानकारी दे रही हैं पटना संवाददाता नैन्सी। आपने हमारा और आपका आधार कार्ड तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आज से बिहार पशुपालन विभाग के द्वारा पशुओं का आधार कार्ड बना है। जो मेरे हाथ में है ये बारकोड है। आप देखेंगे कि ये पशुओं का आधार कार्ड है, जिसके साथ यहाँ पे जितने भी पशु, जितनी भी गाय यहाँ पे हैं, इन पे बारकोड डाला गया है, इनको टैगिंग की गई है, ताकि अगर ये गाय बीमार पड़ती हैं या फिर कभी भी इनको कुछ होता है तो वो इसके थ्रू पता चल सकता है कि कब इनका टीका लगा, कभी ये गाय जो है गर्भवती हुई और आगे कभी बीमार पड़ी। इस तरीके से गाय का एक टैगिंग बारकोड दिया गया। ये इनका आधार कार्ड है जो इनकी जन्म के साथ साथ आगे की पूरी जीवनी के बारे में इसका बताया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, हम पहले इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे गाय का टीकाकरण किया गया है, टैगिंग किया, ईयर टैगिंग किया गया है, क्या कुछ सुविधाएं होंगी उसके बाद, क्या कुछ फायदा होगा इससे पशुओं को? भारत सरकार की 2 योजना अभी वर्तमान में 11 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत देश में लॉन्च की गई है। इसमें एक योजना है NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। उसमें कृत्रिम गर्भाधान भारत सरकार फ्री में करने जा रही है, जिसके लिए उस पशु का टैग होना आवश्यक है। फायदा क्या कुछ होगा, जैसे कि ये जो टैगिंग जो यहाँ पे है, बारकोड यहाँ पे जो डाला गया है, ये आधार कार्ड बोला जा रहा है, पशुओं का आधार कार्ड, इससे क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ इसमें डिटेल रहेगा, ये जरा बताइए। हाँ, तो इसके साथ साथ टैगिंग के उपरांत हम लोगों को जैसे आधार कार्ड के रूप में कार्ड मिलता है, उसी तरह इन लोगों को मैं कार्ड दूंगा। इस कार्ड में उसका नंबर रहेगा, पूरा गाय का डिटेल रहेगा, कब कब उसको AI हो रहा है, कब कब वैक्सीनेशन हो रहा है, पूरा डाटा उसमें एंट्री किया हुआ उसको मिलेगा। जब जब वो गर्म होगी, जब जब पाल खिलाएगा, पूरा हिस्ट्री उस कार्ड में इनरोल होते रहेगा, तो उसका पूरा हिस्ट्री उसमें रहेगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड रहता है, हमारे आधार कार्ड में हमारी जीवनी कब हमारा जन्म हुआ, उसके साथ साथ सारी चीज़ें हमारी आधार कार्ड के साथ ही होती है। उसी तरीके से गाय का भी आज से आप देखेंगे कि ये आधार कार्ड है, ये नंबर जिसमें डाला हुआ है, नंबर प्लेट इसमें डाला हुआ है, जिससे गाय का कब इसमें गाय को सुई लगी है, कब गाय गर्भवती हुई है, कब क्या कुछ हुआ है गाय को, कब क्या बीमारी हुई है, ये सारा डिटेल इस बारकोड के साथ इसमें गाय की हिस्ट्री इसमें डाली जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, अब गायों का भी आधार कार्ड बनना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत के साथ ये कहा जा रहा है कि इस हर जानकारी इस कार्ड के साथ लोगों को मुहैया भी होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए।